नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान रो रहा है। इस्लामाबाद में मोदी पर चर्चाएं चल रही हैं। लाहौर, रावलपिंडी, सब जगह मोदी के ही नाम की चर्चा है और वजह है नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा। नरेंद्र मोदी ने पिछले 48 घंटे से अमेरिका में जो माहौल बनाया है, जो जलवा दिखाया है, उसका पाकिस्तान पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और यह सब तब हो रहा है जब खुद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी बोलना है। पाकिस्तान में आप देखिए किस किस तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि भारत से तो पूरी दुनिया राय ले लेती है, हमें तो कोई नहीं पूछता। कोई कह रहा है कि मोदी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिल रहे हैं और हमारे वजीर आजम फिर से भीख मांगने चले गए हैं। कोई कह रहा है कि अमेरिका मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है और शहबाज शरीफ को घास तक नहीं डाल रहा। पाकिस्तान के रोने की यह पहली इंस्टॉलमेंट है। अभी तो 27 तारीख तक अगले 5 दिन पाकिस्तान यूं ही रोता रहेगा। और क्या चल रहा है आप देखिए इस रिपोर्ट में। इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं, इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं कि लेजिस्लेटरां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ आओ मोदी मोदी करिए। मोदी साहब वहां पे जो है गनगना रहे हैं, छनछना रहे हैं, गनगना रहे हैं और छनछना भी रहे हैं भाईजान। अमेरिका में मोदी का वेलकम देखकर पाकिस्तान क्यों परेशान हो गया? न्यूयॉर्क में मोदी की फैन फॉलोइंग देखकर पाकिस्तानियों का रोना क्यों निकल रहा है? बाइडेन ने मोदी को गले लगाया पर शहबाज शरीफ को टरकाया। पाकिस्तानियों ने क्या फैलाया? अमेरिका ने मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया, शहबाज शरीफ को दूर से ही निपटाया। पाकिस्तान को अब भी समझ नहीं आया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम यूएसए अमेरिका में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद हैं। उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा? एक रात और एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर मोदी साहब की एक नहीं बल्कि कई एक मीटिंग्स और मुलाकातें हो चुकी हैं बाइडेन साहब के साथ। लेकिन पता ये चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पहुंचेंगे 2 दिन लंदन में गुजारने के बाद अमेरिका, तो इस दौरे में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ नहीं हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर 1-to-1 मुलाकात हुई। फिर मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों से क्वाड के मंच पर मिले। पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर थीं। इसके बाद न्यूयॉर्क में मोदी ने 25,000 प्रवासी भारतीयों के समुदाय को संबोधित किया। ऐसा लग रहा था कि पूरा न्यूयॉर्क ही जैसे मोदी मोदी कर रहा हो। फिर मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। दुनिया को बताया कि भारत में निवेश का यही वक्त है, सही वक्त है। नरेंद्र मोदी एक बड़े ग्लोबल लीडर तो बहुत पहले से ही बन चुके थे, अब स्थापित भी हो गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की, नरेंद्र मोदी की सुनते हैं, भारत के विचारों को जानते हैं और यह सब देखकर पाकिस्तान के रोने निकल जाते हैं। क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनसे मिलने के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेता आतुर हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पुश्तैनी घर में मोदी का वेलकम कर रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं। अमेरिका मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाकर वेलकम कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा। शहबाज शरीफ भी यूएनजीए में भाषण देने के लिए अमेरिका पहुंचे हुए हैं। लेकिन तमाम मिन्नतों के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शरीफ को मिलने का वक्त ही नहीं दिया। और ये सब देखकर पाकिस्तानी अपने ही प्रधानमंत्री को खूब ट्रोल कर रहे हैं। एक रात और एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर मोदी साहब की एक नहीं बल्कि कई एक मीटिंग्स और मुलाकातें हो चुकी हैं बाइडेन साहब के साथ। लेकिन पता ये चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पहुंचेंगे 2 दिन लंदन में गुजारने के बाद अमेरिका, तो इस दौरे में उनकी मुलाकात
प्रेसिडेंट बाइडन के साथ नहीं हो रही। फाइन, उन्होंने क्या टाइम नहीं दिया प्रेसिडेंट बाइडन ने? क्या हुआ? क्या मीटिंग के लिए कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी? ये मुनीर अकरम ने बताया है, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूएन इजलास के जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की प्रेसिडेंट बाइडन के साथ कोई बाकायदा मुलाकात तय नहीं हुई, और उसमें जो है वो जनरल असेंबली और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एड्रेस करेंगे, जैसे कि बाकी तमाम कंट्रीज़ और उनके लीडर्स करेंगे। तो बाइडन ने क्या इनकार कर दिया मिलने से? क्या हुआ है? यानी ये पता तो चलना चाहिए ना। पाकिस्तान ने कोशिश बहुत की, लेकिन शहबाज शरीफ के दौरे को लेकर वो सिर्फ यही एक पोस्टर जारी कर पाया जिस पर लिखा है कि शहबाज शरीफ यूएनजीए में भाषण देंगे। वहां तो सब देते हैं, और बहुत कोशिश करने के बाद शहबाज शरीफ से मिलने के लिए सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार के एडवाइजर तैयार हुए, वो भी इसलिए क्योंकि बांग्लादेश इन दिनों बहुत कुछ पाकिस्तान के इशारे पर कर रहा है। इसके अलावा शहबाज शरीफ से अमेरिका में कोई भी दूसरा नेता मिलने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि उल्टे शहबाज शरीफ के लिए प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है। यह इमरान खान की पार्टी के अमेरिका विंग का एक्स हैंडल है और इस पर तारीख और जगह आ गई है। लिखा है कि 27 सितंबर को सुबह 9 बजे सब लोग पहुंच जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। पाकिस्तान की क्या विडंबना है। भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में हैं। दोनों को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भाषण देना है। भारतीय समुदाय नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत कर रहा है कि पूरी दुनिया देखती रह गई। न्यूयॉर्क में 25,000 लोगों के बीच में नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनके इवेंट के टिकट तक नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, जिनके किस्मत में वहां भी धरने प्रदर्शन ही लिखे हुए हैं। अमेरिका जाकर भी शहबाज शरीफ को विरोध का ही सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी जब मोदी का न्यूयॉर्क वाला ये इवेंट देख रहे हैं तो जल भुनकर राख हो जा रहे हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में भी इतना लोकप्रिय हो सकता है। अमेरिकी जो लेजिस्लेटर्स हैं वो मोदी के इवेंट, डियास्पोरा इवेंट पे पहुंचे हुए हैं। लेजिस्लेटर मोदी के डियास्पोरा इवेंट पे पहुंचे हुए हैं। इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं, इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं कि लेजिस्लेटਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ आओ, मोदी मोदी करिए थे, आओ मोदी मोदी करिए, ये वो कहते हैं। ठीक है जी, आओ मोदी मोदी करिए, ये वो कहते हैं। ठीक है, और वो कर रहे हैं उनके सामने मोदी मोदी। और पाकिस्तानी वजीर आजम के खिलाफ बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो बेचारा होटल तो बाहर नहीं निकलता, उन्हें डरता। सच्ची बात है, मुझे तो ऐसी लग रहा है कि हमारा वजीर आजम होटल से बाहर नहीं निकल सकता। मोदी साहब वहाँ पे जो है गनगना रहे हैं, छनछना रहे हैं, गनगना रहे हैं और छनछना भी रहे हैं भाईजान। कोई बड़ा आसान काम नहीं जो है ये सारा कुछ करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस इवेंट का पाकिस्तान में जिक्र हो रहा है, जरा उसकी एक झलक तो देख लीजिए। न्यूयॉर्क का नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम 25,000 लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। मोदी जैसे ही पहुंचे, पहले मोदी मोदी की नारेबाजी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट तक दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। मोदी ने पूरी दुनिया को भारत का मतलब बताया, समझाया कि भारत क्या से क्या हो रहा है। जिस काम में पहले सालों लग जाते थे, वो काम अब महीनों में खत्म हो रहा है। आज भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास है, एक संकल्प है, मंजिल तक पहुंचने का इरादा है। भारत में डेवलपमेंट एक पीपल्स मूवमेंट बन रहा है और हर भारतीय विकास के इस मूवमेंट में
बराबर का पार्टनर बन गया है। उसे भरोसा है भारत की सफलता पर, भारत की उपलब्धियों पर। साथियों, भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की टॉप 15 कंपनियों के सीईओ से राउंड टेबल मुलाकात की। इस पर भी निगाहें टिकी हुई थीं। ये मुलाकात इसलिए जरूरी थी क्योंकि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के 15 बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और अन्य कई टेक कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। राउंड टेबल बैठक के दौरान उन्होंने एआई, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इन सीईओज को बताया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 60 लाख नौकरियों का अवसर देना है। ये भी बताया कि भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अहम पार्टनर बन सकता है। एक तरफ भारत है जहां दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं, दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों का डेस्टिनेशन बन रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके हुक्मरान विदेश दौरे पर जाते ही इसलिए हैं ताकि कुछ मदद मिल सके। पाकिस्तानियों के मांगने की इसी आदत पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहा है। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान। आप जानते हैं कितनी कंगाली और बदहाली वहां है। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन के एक बेल आउट पैकेज के लिए वह गिड़गिड़ा रहा है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे दोस्तों, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएच पैकेज के अंतर्गत दिया। पाकिस्तानी राजनाथ सिंह का ये बयान सुन रहे हैं और अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं, और कोई ये नहीं कह रहा कि भारतीय रक्षा मंत्री ने गलत कहा। सबका कहना है कि ठीक ही तो कहा है। इंडिया के आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बकायदा वीडियो स्टेटमेंट अपनी दिया, अपना किसी से स्पीच कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंगाली और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। मतलब भीख मांगने जाते हैं, कभी $7 बिलियन कहीं, कभी कहीं। उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है। अच्छा। अगर यही सियासतदान अपने ही प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहें, ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे इतनी जो रुकावटें मुझे सामना करना पड़ेगा, रुकावटों का कर ही नहीं पाएंगे, मैं कर नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सच कहा है उन्होंने, ये बात हकीकत है। उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। हम यानी कि मेरी 28 साल एज है, मैंने जब से देखा ना, तो हमारे ये जो है खास तौर पर जनाब नवाज शरीफ साहब, कोई भी लीडर, कोई भी लगा लें, ठीक है, इन्होंने जब भी देखा तो ये बारी से मांग नहीं गए हैं। ठीक है, या इससे पहले देख लेना कि जापान है या कुछ चाइना, इवन इंडिया की एग्जांपल जिसकी अगर बात करें, वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चला गया सर? इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी खड्डों में फंसे हुए हैं। ठीक है, कहाँ से हम बिजनेस करें? यहाँ पे अभी आप फैसलाबाद में देख लो कितनी फैक्ट्रीज बंद, 100 से ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हो गए हैं। विदेशी मदद या भीख की उसे सख्त जरूरत है। आईएमएफ से पाकिस्तान $7 बिलियन का एक और बेल आउट पैकेज मांग रहा है। यह पैकेज इसी साल जुलाई में फाइनल हो गया था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को आईएमएफ से उसकी किश्त नहीं मिली है, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर आईएमएफ देरी कर रहा है। पाकिस्तानियों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अब वक्त के आगे हार मान ली हो। वो खुद कैमरे के आगे स्वीकार कर रहे हैं कि अब तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम यूएसए अमेरिका में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद हैं। उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें बॉस कहा जा रहा है, जी वो क्वाड की जो मीटिंग है उसके बॉस हैं, और हमें जो उनसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा। क्या वजह है? वजह बेसिकली ये है कि जो से हमारे हुक्मरान है ना, जो से, ठीक है, वो बहुत ही गंदे तरीन इंसान है। आपको भी ये पता है कि इंसान मर रहे हैं, बच्चों को छोटे को जहर दे रहे हैं,
एक दिन का उसका नाम का खाना नहीं मिलता इंसान को। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, बंदा है। क्या करे भैया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जी? क्या वजह है उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को? प्रोटोकॉल इन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जब भी कोई पैसा लेते हैं हाँ? वो खा जाते हैं। ठीक है। और जो ये लोन लेते हैं बाहर से, जो अमेरिका से IMF से या कहीं IMF जहाँ से भी ले लिया, फिर उनको वापस नहीं करते, इसलिए इनकी हरकतें ठीक हो, सब कुछ सही चल रहा है। रिस्पेक्ट भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, अच्छा। हर चीज मिलेगी। आप बताएं जी, भाईजान इंडिया और पाकिस्तान में फर्क बताएं जरा। ये इंडिया बहुत हमसे आगे, हालांकि किसी वक्त इंडिया पीछे होता था। अच्छा। तो अभी ये देख ले, आज देख ले, आज इंडिया आ गया, पाकिस्तान पीछे है। चाइना की तरफ देख ले। उसकी वजह क्या है? मतलब कोई वजह तो सोचनी वजह ये है भाईजान, खुद सब बहुत बड़े चोर हैं। ठीक है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस आएंगे। लेकिन पब्लिक, आप ही तो वोट देते हैं, मैं ही तो वोट देता हूँ। भाईजान वोट इधर पाते इमरान खान को डाले जाता है, उसको नवाज शरीफ को, किसी और को। अगर पीपल पार्टी को जाता है किसी और को। ये है जितनी भी जमातें हैं भाईजान, ये मैं आपको बता दूं, अगर इंसाफ के साथ वोटिंग लेकिन उन्हें शायद ये लगता है पब्लिक हमारी सो गई है, पब्लिक बोलती नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ बोलती नहीं। डरती, जो भी कोई बेचारा बाहर निकलता है ना, जो भी बोलता है उसको पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेश वाला हाल होना देख लीजिएगा। अच्छा, बांग्लादेश जैसा हाल होना है। हम तो कहते हैं कि जी बांग्लादेश में हालात बेहतर हमें बताए जाते हैं। आपके सामने है, अवाम सड़कों के ऊपर निकली, ठीक हो गया, अवाम सड़कों के ऊपर निकली। ये बात मैसेज देना जरा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, क्या वजह है कि हमारी दुनिया में रिस्पेक्ट क्यों नहीं? वो खुद उसका नाम के एसी वाली गाड़ियों के ऊपर फिरते हैं, घर भी एसीओ में जाते हैं। गरीब अवाम को पता नहीं, जहर भाई जिसने सुबह को जाना है उसका नाम के रात को ये नहीं पता कि खाना भी बच्चों को ला के देना कि नहीं देना। अपने ऐसे हालात के लिए खुद पाकिस्तानी ही जिम्मेदार हैं, उनके हुक्मरान और फौज जिम्मेदार है। पाकिस्तानियों को यह भी तो दिखता है कि आज का भारत उनसे कई गुना आगे निकल चुका है। दुनिया आज भारत की तरफ देखती है। दुनिया के बड़े बड़े विवादों को हल करने और करवाने की बात आती है तो दुनिया को लगता है कि भारत कर सकता है। मोदी जब कल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिले तो वहां भी यही कहा कि युद्ध से बात नहीं बनेगी। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि दुनिया बड़े बड़े विवादों में भारत से मशवरा ले रही है। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखें, उनको जो है वो बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं कि यूक्रेन और रशिया वॉर हो गई या फिर इजराइल और हमास की हो गई, इस किस्म के उनसे उसमें मशवरा लिया जाता है, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। हमें तो पूछते भी नहीं। वो हम यहाँ से बार बार कहते हैं फलस्तीन आजाद कराएंगे, पाकिस्तान से किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई है भारत ने। देखिए ना, वही मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जितनी किसी मुल्क के अंदर जान होती है ना, उतनी ही उसकी खारजा पॉलिसी में, उसकी फॉरेन पॉलिसी में जान होती है। मुल्क स्ट्रांग होता है, मुल्क की दुनिया में इज्जत की जाती है, तो फिर उस मुल्क की खारजा पॉलिसी भी स्ट्रांग होती है और उसके लीडर्स को भी फिर वो रिगार्ड दिया जाता है, उनसे मशवरा किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। अब जिन लोगों के अपने मुल्क के हालात इतने बदतर हो चुके हों कि वहां पे आम शहरी की जिंदगी महफूज ना हो, जिनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी हो, जिनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बिल्कुल यानी टूट फूट चुका हो, जिनकी आला तरीन अदालतों में जज एक दूसरे से लड़ रहे हों, उन मुल्कों के लीडरों को कोई क्यों इनवाइट करेगा और कोई क्यों उनकी बात सुनेगा? भले ही अमेरिका में मोदी का डंका बज रहा हो, दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी को सुन रहे हों, प्रवासी भारतीयों के बीच मोदी को देखकर हर कोई दंग हो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ मोदी से मिल रहे हों, लेकिन कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मोदी की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे में मोदी को खूब बदनाम किया था। अब स्वदेश लौट आए हैं तो चुनावी रैलियों में मोदी का कॉन्फिडेंस ढीला बता रहे हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था, याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको? बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है
उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? आप तो टीवी पे देखते हो, मैं तो लोकसभा में पास से देखता हूं। आजकल प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा चेहरा बिल्कुल बदल गया है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट की लड़ाई इस वक्त चरम पर चल रही है। महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री मुस्लिम वोट से बनेगा। मुसलमान फैसला करेंगे कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या महाविकास अघाड़ी के किसी नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र का मुस्लिम वोट अगर बटा तो एकनाथ शिंदे का और देवेंद्र फडणवीस का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन मुस्लिम वोट अगर एकजुट रहता है तो उद्धव ठाकरे का या कांग्रेस के किसी नेता का मुख्यमंत्री बनने का चांस बढ़ेगा। महाराष्ट्र का मुसलमान बटा हुआ है या एकजुट है, इसका टेस्ट आज छत्रपति संभाजीनगर से मुंबई की सड़कों पर हुआ और यह टेस्ट किया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। ईमान बचाया है जिसने, आकाश से मिलाया है जिसने। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो किसकी माँ जनी जो हमको डराए? कौन माँ का जना है डराने वाला? आ जाए हम भी देखें। महाराष्ट्र के मुस्लिम भाईजान इस तरह माहौल बनाने निकले। संभाजीनगर टू मुंबई मार्च, वो भी हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ। रामगिरी महाराज का विवादित बयान तो बहाना है, चुनाव से पहले मुस्लिम वोट की ताकत दिखाना है। ओवैसी की पार्टी मजलिस ने महाराष्ट्र का चार्ज छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को सौंपा है। इम्तियाज जलील ने जलवा दिखाने का ऐसा प्लान बनाया। गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब। इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब होकर, जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है। स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो, जिसको देना है हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे। सरकार सोने का नाटक कर रही है। सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं। इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है। यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं ये कोई MIM के पूरे कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है। कौन सी तुम्हारी जमात है, तंजीम है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बाहैसियत मुसलमान तुम आइएगा। मजलिस के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने निकले हैं। ओवैसी फर्स्ट अटेम्प्ट में CAA पर फेल हो गए। ओवैसी सेकंड अटेम्प्ट में NRC पर भी फेल हो गए। ओवैसी ने थर्ड अटेम्प्ट में वक्फ बिल को पकड़ा है। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे, महाराष्ट्र में मजलिस कामयाब होगी, मजलिस के MLA बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील बनेगा MLA, मुफ्ती इस्माइल बनेगा,
धुलिया से फारूक शाह बनेंगे, शोलापुर से फारूक बनेगा, मुंबई वर्सोवा से इंशाअल्लाह ताला रईस लश्करिया और हमारे कई एमएलए को कामयाब करना है। महाराष्ट्र की विधानसभा में जाना है और जाकर उनसे पूछना है कौन है वो जो बोल रहा था मस्जिद में घुस के मारेंगे। वक्फ बिल का दायरा बड़ा है, उससे हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों का कुछ न कुछ वास्ता है, मगर महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कथावाचक रामगिरी महाराज का विवादित बयान ही सबसे बड़ा मुद्दा है। रामगिरी महाराज के बयान से विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश समेत मुंबई के मुसलमान भी नाराज हैं। ओवैसी की पार्टी को इसमें अपने लिए मौका दिख रहा है। इंडिया अलायंस की पार्टियां, खासकर कांग्रेस और एनसीपी, महाराष्ट्र के मुस्लिम वोट को अपनी जेब में मानकर चल रही हैं। ओवैसी की पार्टी ने उसमें खलल डाल दिया है। रामगिरी महाराज और उनका समर्थन करने वाले नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मजलिस का लाव लश्कर छत्रपति संभाजीनगर से चला तो शिरडी, मालेगांव, इगतपुरी और कालागांव पहुंचते पहुंचते काफिला बड़ा होता चला गया। कहां से आए? बीड़ शहर, बीड़ जिला। क्या क्यों आए? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने के लिए। आप खुद से आए हैं कोई लेके आए? नहीं, हम खुद से आए हैं। रसूल है, हम आशिकी रसूल। क्या कहना है आपका, बताइए। उसको अरेस्ट करना। जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं हम। अरेस्ट करो जल्दी से। वो लोग हैं जिनका कहना है कि रामगिरी महाराज जो है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। आपका क्या कहना है? रामगिरी महाराज को अरेस्ट करना है। अगर रामगिरी महाराज को जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, हम जब तक आंदोलन हमारा चालू रहेगा। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की अगर गुस्ताखी करता कोई, हम उसको कभी जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। रामगिरी महाराज को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे पर इम्तियाज जलील का काफिला आया तो एक्सप्रेस वे पर उन्हीं का कब्जा हो गया। ओपन रूफ वाली गाड़ियों की छत पर बैठकर और ड्रोन कैमरा लगाकर वीडियो शूट किए गए और रील की शक्ल में उनको मोबाइल फैलाने का कारोबार चालू हो गया। चलती गाड़ियों के ऊपर बैठने से, गाड़ियों में लटक कर सफर करने से चालान कटता है, लेकिन इनको किसी बात का डर नहीं। ओवैसी की पार्टी कहती है ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ओवैसी की सेना मुंबई के अंदर दाखिल होगी। आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। एक आवाज के ऊपर इतनी पब्लिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ऊपर नहीं आई है, वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नाम के ऊपर आई है, जिनके बारे में गलत बयानी होने के बावजूद भी लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके नाम पे आए हैं। इम्तियाज जलील और एमआईएम के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये मेरा भी देश है, ये मेरा राज्य है, उसमें मुझे भी गर्व है आज भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से। आप मुझे किस तरीके से, मैं क्या गालियां सुनने के लिए आपके बैठा हुआ हूं यहाँ पे? कोई कायदा कानून नहीं है। जो कानून है तो नारायण राणे के लड़के के खिलाफ के लिए है, वही कानून मेरे लिए है। अगर वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूं, उससे अच्छा बोल सकता हूं। ओवैसी मुस्लिम सेंटिमेंट समझते हैं, मुस्लिम यूथ की एनर्जी को कैसे यूज करना है। ओवैसी को इसका नुस्खा मालूम है। रात की मजलिस में क्या नारे लगवाने हैं और दिन के उजाले में कैसे चलना है, ओवैसी को बहुत अच्छे से आता है। महाराष्ट्र एमआईएम के डिप्टी चीफ सैयद मोइन मुंबई मार्च से पहले छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे तो वहां रात में विवादित नारे लगवाए गए। ये नारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ओवैसी जब टीवी पर तकरीर करते हैं तो भड़काऊ नारों से तौबा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनकी पार्टी का नेता ऐसे नारों को रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये भीड़ जुटाने वाले कहते हैं कि उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया, किसी को पर्सनल मैसेज नहीं भेजा गया, किसी को लाने के लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं किया गया, सब अपने आप आए हैं।
अपनी गाड़ियां साथ लेकर आए हैं। बाबा रामगिरी को अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या कहना आपका, आप कहाँ से आए? भीड़ से रहने के घर को जाने का, चिनार के हमारे मुसलमानों को कट्टर समझा, उसके घर पे जाने का, रहने के क्या करेंगे तो बताएंगे, उसने बुलाया ना को भीड़ से होकर देखेंगे आंखों से, देखेंगे आपका। हमको जो इन्होंने जो रामगिरी महाराज ने जो बोला है वो हमको उसको अरेस्ट किया जाए, रामगिरी महाराज को अरेस्ट किया जाए। मुस्लिम मोबिलाइजेशन की पावर दिखाकर असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स में अपनी पार्टी को एक पावर प्लेयर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में एआईएमआईएम को महाराष्ट्र में झटका लगा। औरंगाबाद की सीट उसके हाथ से निकल गई। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्य में 12% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन 48 में से एक भी सीट पर कोई मुस्लिम एमपी नहीं बन पाया। ओवैसी इसकी कसर विधानसभा चुनावों में निकालना चाहते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है। मालेगांव सेंट्रल, मानखुर्द शिवाजी नगर, मुंबा देवी, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, अमरावती, अकोला वेस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, मुंब्रा कलबा, वर्सोवा, कुर्ला, बांद्रा ईस्ट, धारावी, बायकुला, चेंबूर, धुले, अनुशक्ति नगर, अंधेरी वेस्ट, मलाड वेस्ट और शोलापुर सेंट्रल। ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को समझाती है कि अगर कौम के वोटर्स ने एकजुट होकर वोट दिया तो इन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा। लेकिन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को देखते हुए ये इतना आसान भी नहीं है। एआईएमआईएम ने इंडिया अलायंस में शामिल होने की अर्जी भी लगाई। ये अलग बात है कि ओवैसी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वो अर्जी मंजूर नहीं हुई। ये तो सियासत ही है, क्योंकि राजकीय लोग जो होते हैं तो वो राजनीति के कारण उनको अपनी रोटी सेकनी होती है और संभ्रम पैदा करते हैं समाज में, और वो जलील कर रहा है। क्यों कर रहे होगे जलील, ऐसा क्या लगता है आपको? राजकारण के कारण। अभी उनको हाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में अभी केंद्र सरकार में तो आए नहीं, अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार के भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको लगता होगा कि हम ऐसा लोगों को संभ्रम पैदा करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन आपके बयान में आपको कोई गलती नहीं लगती? नहीं, गलती तो नहीं है। गलती को हम संतों का तो कार्य है ना, समाज को जागरूक रखना, जागरूक करना, और जो सत्य है वो उजागर करना। अभी जो सत्य हमने बोला है, जो लिखित है वो बोला है, और जो हमने कहा है वो बहुत मौलानाओं भी वही कहा है। तो जो बात सत्य है वो सत्य है। मुंबई मार्च की शुरुआत इम्तियाज जलील ने की, जवाब रामगिरी महाराज ने दिया, फिर इम्तियाज जलील का भी जवाब आया। लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर जबान उनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। ओवैसी को पोलराइजेशन में फायदा है, बीजेपी को भी पोलराइजेशन में फायदा है, इसीलिए दोनों तरफ से हाई पिच वाले डायलॉग मारे जा रहे हैं। बीजेपी ने इस मोर्चे पर नीतीश राणे को आगे करके रखा हुआ है। जमलेले जे काही जिहादी जे मुंबईला जमतायत त्यांच्या आणि तिरंग्याचा काय संबंध हा मुळामध्ये त्यांनी मला पहिले सांगावं। गणेश चतुर्थी च्या नंतर झालेल्या ईदच्या जे काही रॅली निघाल्या, मोहम्मद पैगंबरांच्या वाढदिवसानिमित्त जुलूस निघाल्या, त्या जुलूसमध्ये पॅलेस्टाईनचे झेंडे कसे फडकवले गेले,
सर तन से जुदा हे नारे कसे दिले गेले, हिंदूंच्या विरोधात घाणेरड्या आई बहिणीवर घोषणा कशा दिल्या गेल्या, मंदिरांच्या बाहेर जोरात जोरात डीजे कसे लावले गेले. तुम्ही अगर संविधानाला मानत असाल तर या भारत देशामध्ये जिथे लोकसंख्या हिंदूंची जास्त आहे, 90% हिंदू इथे राहतात, मग इथे सर तन से जुदाच्या घोषणा कशा लागतात, इथे पॅलेस्टाईन ते झेंडे कसे फडकवतात, पाकिस्तान जिंदाबाद कसं आम्हाला ऐकायला मिळतं. महाराष्ट्र में 370 किलोमीटर लंबा मार्च निकलना कोई हंसी खेल की बात नहीं है. इसमें करोड़ों का खर्च होता है, कई हफ्ते की तैयारी होती है. मुस्लिम यूथ को मोबिलाइज करने के लिए मैसेजिंग चैनल्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं. मार्च का लॉजिस्टिक्स जुटाना पड़ता है. इतना तो है कि ओवैसी की पार्टी ने यह सब कर लिया. समझदारी यह दिखाई कि पार्टी का नाम और पार्टी का झंडा पीछे रखा गया.